वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। आज चर्चाएं खास होगी, तो आपके पास ये एक जानकारी होगी या एक बात है चर्चा में चल रही है कि ये सीज फायर क्यों हुआ, क्या कारण थे, और हम पीछे चले जाएंगे प्री सीज फायर और जो पोस्ट सीज फायर क्या डेवलपमेंट है, दोनों क्या डेवलपमेंट है, ये क्यों हुआ, जो बार लाइक सिचुएशन जहां बार क्यों हुई दोनों कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान में, क्या कारण थे, और उसके बाद अब लोग क्या सीज फायर क्यों हुआ और अब लोग क्या चाहते हैं, इस सीज फायर में क्या डिस्कशन है। तो मेरे साथ प्रीति शर्मा जी हैं जो ऑफिसर्स आईएएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और इनका एक इंस्टीट्यूट जम्मू गांधीनगर एरिया ग्रीन बेल्ट में है, और इन्होंने अपनी एक्सपेंशन की है, और दूसरा इंस्टीट्यूट अरजोरी में है, तीसरा आगे कहाँ खोलेंगे इनको पता होगा। तो हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है, मैं दोबारा करता हूं कि एक मैडम प्रीति, आपसे आज काफी चर्चा होगी। चर्चा ये होगी कि भाई ये जो पहलगाम का वेस्टर्न घाटी वाला ब्रूटल वारविक और इनह्यूमन किलिंग क्यों हुई, क्या कारण था, कौन इसके पीछे था। मैं थोड़ा सा इसमें कहूंगा, जो आसम मुनीर की स्टेटमेंट आई कि हिंदू एक अलग कौम है और मुस्लिम एक अलग, और पाकिस्तान को क्यों बनाया गया, और उसने साथ में जैगुलर वेन आर्टरी जो भी कहो उसको रेफर किया, जो जम्मू एंड कश्मीर के इशू को, कि ये कश्मीर हमारा जैगुलर वेन है, आर्टरी है। और तो उसके बाद उसके कारण और एक और नई चीज आ गई है, ये प्रीति मैडम आपको नया आपको आइडिया है कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, किलिंग हुआ, एक तो स्टेटमेंट है वो पूरा प्री प्लानिंग से हुआ है, और ये जो उसकी जो था सैटेलाइट इमेजेस जो हैं पहलगाम के एरिया की, वो खरीदी गई हैं, वो बेची गई हैं, वो जो एक सिस्टम है जो ऑपरेट करता है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। तो आगे उसके बाद जो किलिंग हुई, वो उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ 14 डेज के पास, और वहां उसमें हमने उनके जो टेरर जो फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, वहां पे 9 जो थे उस पे ऑपरेशन संदूर हुआ, और उसमें काफी लोग कहते हैं 100 से ज्यादा किलिंग हुई। और जो एक बहुत जो इंटरनेशनल जिसको हम डिक्लेयर करा जा रहे हैं, जो लिटे ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका जो आजर मसूद की फैमिली के लोग भी भावलपुर में जो कहते हैं कि जहां पे सुहानुल्लाह मास्क डिब्बल के मास्क की कोई बात नहीं, वहां पे भी। और उसके बाद काफी एस्केलेशन हुई, बार लाइक हुई, ड्रोन्स आए, और बाद में इंटरवेंशन हुई। तो अभी ये भी चर्चा है कि रेडिएशन हुई, जो न्यूक्लियर थे वो क्यों हुई क्या नहीं, ये सारा विषय रहेगा। और उसके बाद सीज फायर है, इस वक्त क्या चर्चा है। तो मैडम मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया सारा जो चर्चे का विषय है, तो आप ऐड करिए अपने हिसाब से, चुनिए विदाउट एनी, क्योंकि आप भी डिस्कशन का पार्ट है। हम क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये एक डिस्कशन का। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये इस तरीके की जो इतनी सेंसिटिव डिस्कशन और डिबेट्स हैं, ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप पे जो लोगों का थॉट प्रोसेस है गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को लेके, या जो ये सब हमारे सिनेरियो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी कि जो स्टार्ट था बेसिकली इंडिया ने इंडिया का स्टैंड जो था वो हमेशा से क्लियर है, हर गवर्नमेंट का यही स्टैंड है कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज अपनी टेरिटरी में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो
ये जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हमेशा से पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की तरफ से या पाकिस्तानी जो आर्मी की तरफ से आती रहती है, और यहाँ इस बार जो आसिफ मुनीर है उनकी जो स्टेटमेंट थी वो सिर्फ प्रोवोकेटिव इन सेंस ऑफ कि इंडिया में टारगेट करना ही नहीं था, वो इनफैक्ट रिलीजियस प्रोवोकेशन भी बहुत ज्यादा कर रहे थे वहां से। उसी का नतीजा था कि जो उसके इमीडिएटली बाद, उनकी स्टेटमेंट के इमीडिएटली बाद इंडिया में पहलगाम जैसा एक टेरर अटैक जो है वो किया जाता है, जहां निहत्थे लोगों को जो है वो रिलीजन पूछ के जो है वो मारा जाता है। तो दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलरली टेरर अटैक में जो इन्वॉल्व हुआ रिलीजन पूछ के मारना, ये प्रोवोकेशन जो थी वो बेसिकली पाकिस्तान से ही उन्हें मिली थी। यही रीजन था कि उनकी स्टेटमेंट के इमीडिएटली बाद जो है यहाँ पे रिलीजन पूछ के लोगों को जो है वो मारा गया। इसकी निंदा जो है वो कड़े शब्दों में हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने की, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है, ये जो लोग कहते हैं कि बार बार की वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया में क्यों बनी, कि जरूरी हो जाता है कि जब आपकी कंट्री में इस तरीके के कुछ अटैक होते हैं तो गवर्नमेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत मैटर करती है। यही रीजन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए, जिसमें सर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले हार्श डिप्लोमेसी बताई। दैट मीन्स कि डिप्लोमेसी को थोड़ा हार्श किया, जिसमें कुछ स्टेप्स लिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसे एबियंस किया गया। उसके अलावा जो उनके जो वीजास थे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, राइट सर, कैटेगरीज जो 14 कैटेगरीज के वीजास थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो था वो सस्पेंड कर दिया। इवन की जो सार्क वीजा था उसको तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके अलावा बहुत से स्टेप्स डिप्लोमेटिक जो हमारी बातचीत थी उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया। पाकिस्तान नेशनल्स को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। ट्रेड जो था वो कम्प्लीटली बंद हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इवन की उनकी एम्बेसीज को जो है वो भी यहाँ से जो है उनकी एम्बेसीज भी जो है लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये कुछ हार्श स्टेप्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी डिप्लोमेसी में लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बीच में सर काफी टाइम रखा। लाइक अगर आपने देखा होगा तो कम से कम भी 10 से 12 डेज जो थे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही थी कि शायद इस बीच में पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आती है जहां पाकिस्तान हमारे साथ तैयार हो जाता कि इस चीज के लिए कि भाई अगर ये जो मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं इसको कहीं से कर्व करने में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करती तो शायद इंडिया को इतने हार्ड स्टेप्स लेने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन इस बीच में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कंप्लीटली इंडिया को थ्रेटन किया जा रहा था, न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट दी जा रही थी। तो यही रीजन था कि इंडिया ने जो है वो और ब्लड शेड कोशिश की भी की, दी थी। हाँ इंडिया ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये बात समझा पाए कि इंडिया इस तरीके के टेररिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सर जब वहां से भी मल्टीपल थ्रेट्स जो है वो आने लगी कि हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे हम, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का यूज करते हुए पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेसिस पे जो है वो अटैक किया। एंड प्रिसीजन ओनली जो हमने प्रिसीजन अटैक किए वो सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे थे, टेररिज्म के खिलाफ। राइट सर, मैं इसी बात पे ज्यादा फोकस रखना चाहती हूँ कि इवन की हमारी एमएचए की जो स्टेटमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आई और इवन जो भी एक्शन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसके 3 सिग्निफिकेंट थ्रेशहोल्ड हैं सर इस एक्शन के। जो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लिया है उसके 3 सिग्निफिकेंट थ्रेशहोल्ड हैं। सबसे पहला थ्रेशहोल्ड ये था कि सर ये इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने मल्टीपल टारगेट्स किए पाकिस्तान में। इससे पहले एक जगह पे टारगेट होता था, इस बार मल्टीपल टारगेट्स थे और ये मल्टीपल टारगेट्स जो थे वो बहुत प्रिसीजन के साथ किए गए, क्योंकि ये सब जो थे वो टेररिस्ट बेस कैंप्स जो थे उन पे किए गए। दूसरा इंपॉर्टेंट थ्रेशहोल्ड ये था सर कि ये पाकिस्तान के हार्टलैंड में किए गए। हार्टलैंड मतलब मुरीद के जैसे एरियाज में जहां पे सच में मिलिटेंट अंदर जाके जो बैठे हुए मिलिटेंट बेस कैंप थे, बहावलपुर में ऊपर किए गए, मुरीद के में, कोटली में, उसके बाद भवालपुर में। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का नहीं मैडम आप हार्टलैंड माना स्टार्ट करो ना। हम कहते हैं कि हमने ना
सिविलियन पॉपुलेशन टच की, ना हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको टच की। हमने स्पेसिफिक प्रिसीजन टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ जो उनका वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तोड़ा। लेकिन उसके बरक जो आपके पुंछ में हुआ उस पे आ जाओ, आप उस पे बात करें। हाँ थोड़ा सर, मैं ये स्टार्ट इस पे करेंगे थोड़ा सी एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर प्लीज प्लीज। बार बार लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो सिविल पॉपुलेशन थी उस पे अटैक था, तो मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन के ऊपर हमारा सिविल पॉपुलेशन या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई अटैक नहीं था। इसका सबूत है सबसे बड़ा कि सर जो वहां पे जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने खुद जो है वहां पे जब ये इनका जो क्रिमेशन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे उनका जो फ्यूनरल होता है, वहां पे बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड मिलिटेंट्स जो थे वो उस फ्यूनरल में जो थे वो वहां थे, वहां पे उस पार्टिसिपेट किया। फ्यूनरल को अटेंड कर रहे थे। तो दैट मींस वो प्रूव करता है कि वो एरियाज जो थे वो मिलिटेंट्स एरिया थे, वो टेररिस्ट बेस कैंप्स थे। तो ये यूनाइटेड नेशन ने 2010 और 11 में ये जो लश्कर तोयबा और इनके जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो हेड है उनको डिक्लेयर किया कि ये मिलिटेंट हैं, तो वो वहां पे उनके बिल्कुल फ्यूनरल में पहुंचे हुए थे। तो टेररिस्ट दैट मींस टेररिस्ट 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 राइट सर, टेररिस्ट, जो नॉट टेररिस्ट मिलिटेंट बट टेररिस्ट। राइट सर, जो टेररिस्ट थे जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे वो इंटरनेशनल उनके फ्यूनरल में पहुंचे थे। तो ये क्लियरली बताता है कि वो टेररिस्ट बेस कैंप्स थे। हाँ जी सर, आपका दूसरा क्वेश्चन पुंछ को लेके था शायद। मैं आगे थोड़ा ऐड कर दूं, बीच बीच में करते रहेंगे। देखिए हम एक और जल्दी अप्रोच करने जा रहे हैं जो आपके नॉलेज में है, वो 1267 कमेटी जो इंटरनेशनल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका यूनाइटेड जो नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने कमेटी बनाई हुई है जिसमें अल कैदा वगैरह उसी की कंटिन्यूशन में हम प्रूफ देने जा रहे हैं। और कल देखिए जो टीआरएफ है जैसे पहलगाम में इन्वॉल्व हुआ और कल शोपियां में 3 मारे गए, 7 इन्फ्लेटर मारे गए, जिस बहुत सी एविडेंस है। और ये भी एविडेंस है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जो मैं बता रहा था, जो पहलगाम की जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस जो खरीदी गई दूसरी हैं, तो आप थोड़ा और आगे बढ़ाइए कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म के खिलाफ जस्टिफाइड है या नहीं, क्या लोगों का रुझान है। एक और मैं बात बता दूं, जब सीज फायर हुआ था तो एक बात हुई, लोगों ने चर्चा कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये सीज फायर ये गलत हुआ है, हिंदुस्तान को लड़ना चाहिए था। चलो ये एक बात है, हमने कहा जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे लिखा कि हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नमेंट है, उसने जो हमारी 3 आर्म्ड फोर्सेस के आर्मी चीफ को एक को दिया था कि आपको टेररिस्ट कैंप खत्म करने। तो हमारी लड़ाई चाहे सीज फायर हुआ है, टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ चलती रहेगी जब तक आखिरी टेररिस्ट नहीं जमीन दोज हो जाता और पीस और प्रॉस्पेरिटी इंडिया में और पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर में आती है। तो प्लीज आगे करिए कि क्या ये वाली जो हमारा है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई और बहुत किस्म के तरीके से है, इकोनॉमिक सेक्शन है जहां आपको ये इंफॉर्मेशन है, जो लोग इनको सपोर्ट किया जिन्होंने, जैसे तुर्की में किया, जैसे जिसने चाइना ने, उनको खिलाफ सैंक्शन, उनके रिलेशन, डिप्लोमेटिक, टूरिज्म, जो उनको कैसे इन्वॉल्व करना है। मैडम आगे इस पे बात करें। बिल्कुल सर, क्या जैसे कि जब ये इंडिया ने जो है जब वो मेटिक्यूलसली बेस कैंप्स पे जब अटैक किया तो उसके इमीडिएटली बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आई, और वो रिटेलिएशन अगेंस्ट हमारी सिविल पॉपुलेशन के अगेंस्ट थी, जिसपे आपने देखा होगा पुंछ में, रजौरी में, जम्मू के बहुत से डिस्ट्रिक्ट से, इवन जम्मू में ड्रोन अटैक्स किए गए, सांबा में, कठुआ में, जितने इवन 36 हमारी सिटीज के ऊपर अटैक किया गया, पंजाब में नीचे राजस्थान जैसलमेर तक जो है वो अटैक किए गए। तो इंडिया जो है वो एक सक्षम कंट्री है
इंडिया जो है वो डिफेंस में जो है वो सबसे जो है वो सक्षम कंट्री है, फॉर्मिडेबल कंट्री है। तो इसीलिए सर हमारी तरफ से जो है अपनी कंट्री के ऊपर जब अटैक होता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने और इंडियन एयर फोर्स ने ट्राई सर्विस एग्जीक्यूशन किया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमने पाकिस्तान को पहुंचाया। ये तो लाइक सब हमारे पास पूरे सबूत है इस चीज के कि एक ट्राई सर्विस एग्जीक्यूशन जो थी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने की। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो भी सर आपने देखा होगा, जो भी ड्रोन अटैक हुए उसको पूरी तरीके से इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने जो है वो ध्वस्त कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बताती है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया बहुत माइटेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, लेकिन फिर भी इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। इंडिया अपने माइट को मिसयूज नहीं करती है। इंडिया अपने माइट को सिर्फ अपने डिफेंस के लिए यूज करती है, ऑफेंस के लिए कभी यूज नहीं करती है। और जब हमारा जो मेन टारगेट ही था कि हम एयर बेस जो है, जो इनके जो टेररिस्ट बेस कैंप से उनके ऊपर अटैक करें, तो यही रीजन है कि जब हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो इंडिया को आगे फर्दर एस्केलेट करने की जरूरत नहीं थी। एस्केलेशन तो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, उन्होंने हमारी सिविल पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट करना शुरू किया। लेकिन जब वर्ल्ड इज today we are living in a global village. It's a time of global village. लेकिन जब वर्ल्ड मीडिएशन के लिए आता है, जिसमें सबसे पहल जो है वो पाकिस्तान ने की, वर्ल्ड के पास जाके गुहार लगाई, खासकर यूएसए के पास जाके गुहार लगाई कि इंडियन का जो माइट है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तबाह कर देगा। तो यूएसए की मीडिएशन को इंडिया ने एक्सेप्ट किया। वो इसलिए क्योंकि इंडिया का कभी भी टारगेट वहां की सिविल पॉपुलेशन या वहां पे वॉर करना नहीं था। इंडिया का एक ही टारगेट था और वो था वहां के मिलिटेंट बेस कैंप्स। तो जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो ग्लोबल ऑर्डर को समझती है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत इंटेलेक्चुअल डिसीजन लिया। उनकी ये जो डिसाइसिव कैपेसिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बाकी किसी भी जगह की, क्योंकि वो बहुत एक डिसाइसिव पर्सन है। और उन्होंने एट लार्ज पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सीज फायर कर दिया। और बहुत से लोग इस सीज फायर को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहीं से प्रूव्ड होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जो गवर्नमेंट है वो लड़ाई या वॉर नहीं चाहती थी, वो सिर्फ एक मेटिक्यूलस एक्शन चाहती थी अगेंस्ट टेररिस्ट बेस कैंप्स। और जब वो हमने अचीव किया और वर्ल्ड में जब यूएसए ने इनिशिएटिव लिया मीडिएशन की, तो इंडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और हमने सीज फायर को एक्सेप्ट किया। जो मैडम आपने कहा, मैं 2-3 बातें क्लियर करूंगा। एक, जो टेररिस्ट पे कैंप्स पे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनका इंडस्ट्री थी, फैक्ट्रीज थी, उनको टच किया। तो देखिए वो रात को किया और मुझे लगता है 1-1:30 बजे के इर्द गिर्द वो अटैक हो चुका। और उसकी रिटेलिएशन इन्होंने किस पे निकाली? सिविल पॉपुलेशन जो पुंछ की थी। आप देखिए, सीक्वेंस देखिए। और जो हमारा था, जो आपने कहा 14 डेज टाइम दिया था, जो वैसन घाटी, जो पहलगाम के बाद, वो क्यों दिया था? उसके बीच प्रोवोकेशन कितनी हुई भाई। हम तो, अगर हमारा इंडस वाटर ट्रीटी आपने कैप्टन अवेंस की सस्पेंड की, पानी बंद किया, हम खून की नदियां बहा देंगे। और दूसरी बात आई कि हम तो टेररिज्म एक्टिविटी में 30 साल से इन्वॉल्व हैं और न्यूक्लियर वार का थ्रेट दिया गया। तो उसके बाद जो माइट था इंडिया का, जो सॉवरेन कंट्री है, उसके सिटीजन को स्टेट है, लेकिन जब आपके धर्म के पूछ के मारोगे तो फिर वहां का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, सॉवरेन कंपनी होगा, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होगा, तो अपने सिटीजन का, और इतनी प्रोवोकेशन, तो टेररिस्ट जो कैंप्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनको कौन टच कर। लेकिन जो अनप्रोवोक्ड, इनडिस्क्रिमिनेट पुंछ में की, करनाल में की, पुरी में की इन्होंने, इस्लामाबाद में, और जो उसके बाद, उस दिन के बाद, और एक और आया कि इन्होंने सीज फायर होने के बाद भी आपने देखा होगा ड्रोन अटैक।
मतलब सीज फायर कितना सिंसियर है। किसी पहले ही खुद बैगिंग की कि भाई अप्रोच किया कि हमारी जो रेडिएशन शुरू हो गई है। हुआ क्या मैडम, एक और चर्चा में बात है, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, कि जो इनका न्यूक्लियर जो वो है करियाना, जो इनके हिल्स हैं जो सरगोदा के पास हैं, उसमें रेडिएशन शुरू हो गई थी। और एक बात आई तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और कहा कि वी वांटेड, और इनके कई जगह एयर जो स्ट्राइकिंग, जो हमने एयर स्ट्राइक्स की, तो कई जगहों पे इनको बुरी तरह से, हम ये नहीं चाहते हैं कि सिविल पॉपुलेशन, और देखिए हमने किसी सिविल पॉपुलेशन पे अटैक नहीं किया, और इनके ड्रोन, इनके एक्शन ये जो मैक्सिमम है। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो रशिया से हमने S-400 जो एयर डिफेंस, उसने काम किया। एक भी जो कैजुअलिटी कह सकते हो आप, इनके ड्रोन से, इनके अटैक से मास हुआ है। जो शेलिंग की है, इनडिस्क्रिमिनेट की है, पुंछ में जो बॉर्डर LOCP की है, उससे नुकसान हुआ। लेकिन जो इनका जो अटैक थे ड्रोन से, जो मिसाइल से, उससे कोई नुकसान इंडिया को नहीं हुआ, जैसी हम रिपोर्टिंग है। तो मैडम आप ऐड करो, जो और ऐड करो आगे, क्या कहते हैं आप, आगे क्या है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कंट्री को वॉर लाइक सिचुएशन में डालना आसान है, लेकिन कंट्री को उस सिचुएशन से निकालना कैसे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जहां पे शुरू से एक टेररिस्ट स्टेट उसको घोषित किया गया है, 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने उसे एक टेररिस्ट स्टेट घोषित किया है। तो जो टेररिस्ट स्टेट हो गया, उसका माइंडसेट भी जो होगा वो सिर्फ टेरर फैलाना होगा, क्योंकि वहां पे कोई पॉपुलर सोवरेनिटी है नहीं, वहां पे कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है नहीं। सारी जो पावर है वो वहां की आर्मी के पास है। और इवन आपने देखा होगा सर कि उनकी आर्मी में भी बहुत जल्दी रीशफलिंग हो जाती है, यानी कि अगर कोई जनरल कहीं से भी इंडिया के साथ कुछ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है तो उसको हटा दिया जाता है, या फिर वहां की जो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ कुछ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है तो उसको हटा के नया जनरल जो है वो तख्ता पलट कर वहां पे हटा देता है। कूप होना बहुत बहुत कॉमन बात है। लेकिन हम पाकिस्तान के जो टारगेट अटैक्स होते हैं, खासकर जो ये लोग टेररिस्ट वहां पे पाल रहे हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब अपनी स्पीच दी तो उस स्पीच में बहुत इफेक्टिव चीजें जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एड्रेस की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात जो बोली कि ये जो टेररिस्ट बेस कैंप्स पाकिस्तान में आज हैं, ये कल पाकिस्तान को ही तबाह कर देंगे। आज आप देखिए सर कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मजबूर हैं, वो बेसिकली मजबूर है, क्योंकि वो ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज को पसंद ही नहीं। आपने आजकल तो मैंने आपको बोला कि बहुत से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आज हम उनकी रील्स देख सकते हैं, आज हम उनके बहुत से सोशल इन्फ्लुएंसर्स वहां मीडिया पे बोलते हैं, वो खुद इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है वो सारा पैसा जो है वो सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए लगा रहा है। यही रीजन है कि आज पाकिस्तान में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, वहां का यूथ जो है सर वो डेवलप होने के बजाय वो उसका माइंडसेट जो है वो रेडिकलाइज्ड होता जा रहा है। बहुत लोगों की वहां पे इंडोक्ट्रिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वहां पे इंडोक्ट्रिनेशन होती है। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बेसिकली पाकिस्तान एक बॉम्ब पे बैठा हुआ है। मैं आपको बताऊं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ने जो एड्रेस किया है, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एड्रेस किया था कि पाकिस्तान बेसिकली एक बॉम्ब पे बैठा है, उसके नीचे जो टेररिस्ट हैं ये एक दिन उसी कंट्री को तबाह कर देंगे। तो ये बात जो है मेरे हिसाब से वहां के लोगों को भी समझनी होगी कि आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं, और ऐसी कंट्रीज वॉर तो कभी सहन कर ही नहीं सकती हैं। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट्स होती है सर, वो एक पॉपुलर सोवरेनिटी पे बनी होती हैं, और वो सिर्फ अपने ईगो या अपने एटीट्यूड के बारे में नहीं सोचती है, वो ओवरऑल जो जनता होती है उसके वेलफेयर के बारे में भी सोचती है। इसीलिए कभी कभी गवर्नमेंट्स को जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमारे कंट्री का वेलफेयर जो है, हमारी कंट्री की जो तरक्की है
वो ऐसी एक छोटी सी कंट्री की गलत हरकतों की वजह से वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो ये सर ये चीज बताती है कि कितना विजन रखते हैं हमारे जो लीडर्स हैं, वो कितना विजन रखते हैं अपनी कंट्री के लिए। इसी को बोलते हैं नेशनलिज्म, इसी को बोलते हैं कंट्री के लिए प्यार। कंट्री को तबाह करना कंट्री के लिए प्यार नहीं है, कंट्री को विजनरी अप्रोच रखना जो है वो कंट्री के लिए प्यार होता है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम लिविंग इन इंडिया, बिकॉज यहाँ के गवर्नमेंट जो हैं वो अपने एटीट्यूड और अपने जो मैं बोलूंगी कि अपने जिद को जो है वो सेकेंडरी रखती हैं, और कंट्री के वेलफेयर को जो है वो प्रायोरिटी देती हैं, उसको प्राइमरली देखती हैं। तो यही फर्क है पाकिस्तान की सोच में और यही फर्क है इंडिया की गवर्नमेंट की सोच में। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना, इनफैक्ट इंडिया के लोगों को भी ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो बार बार क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि ये सीज फायर क्यों हुआ, तो ये सीज फायर इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट एट लार्ज अपनी कंट्री के बारे में, अपने नेशनल के बारे में सोच रही है। तो ये बहुत हमें तो मेरे को लगता है कि वी शुड अप्रिशिएट दीज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी विजनरी स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी सर। तो मैडम मैं आपकी बात को ऐड करता हूं, मैंने दोबारा रिपीट करूंगा, रिट्रीट करूंगा हम कि जो सीज फायर है, जब हमने शुरुआत की थी हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ, सीज फायर उसके खिलाफ तब होगा जब लास्ट टेररिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म होगी, चाहे हमारे यहाँ है या उनसे जो ब्रीडिंग होती है वहां पे, जो वहां पे। और जो आपने कहा रेडिकलाइजेशन जनता की नहीं है, रेडिकलेशन आर्मी की कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ। और देखिए इनका क्या है, आर्मी क्या करती है वहां पे, पूरा बिजनेस करती है, और जो बिजनेस करती है हर किस्म का बिजनेस करती है वो, चाहे IMF में जाके वहां पे ही जो आपने पीछे लिया पैसा, आप देखेंगे कि वो पैसा हमने कहा था कि वो जुडिशियसली खर्च होना चाहिए वेलफेयर स्कीम के लिए, और IMF ने पूरी उस पर नजर बढ़ाई रखनी चाहिए वर्ल्ड ने कि हमारा पैसा है, सारी दुनिया का पैसा है, उनको दिया गया है। लेकिन वो जैसे पहले कहते थे हमें इस आपके सामने है, वो भलाई के नहीं लगेगा, जो उनकी बिजनेस एक्टिविटी या उनकी जो पुअर पॉवर्टी है एलिवेशन में नहीं लगेगा। वो क्या अभी देखो जो रेट है, डॉलर का रेट कितना है, वहां के रुपया 284 रुपए है, हमारा 85 है, उनका 284 है एक डॉलर। तो ये वाली एक, और मैं एक और बात बताऊं, जो रेडिकलाइजेशन क्यों हो रही है, आप पीछे चले जाइए, देखिए जो मुस्लिम लीग थी इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मोहम्मद अली जना की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो आजादी की लड़ाई है, इंडिपेंडेंस जो उसमें है। हाँ एक ही इन्होंने काम किया, देश तोड़ने का, इंडिया जो उसको पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी डाली थी, हिंदू अलग कौम है, मुस्लिम अलग है, तो उस वक्त 2 देश पड़े। तो मैं अभी वापस आ रहा हूं, जो आसिम मुनीर इस वक्त रेडिकलाइजेशन क्यों कर रहे हैं अपनी आर्मी को, जहां ये वाली बात क्यों कर रहा है, वो देश टूट रहा है जो पाकिस्तान कभी इस्लामिक रिलीजियस बेस पे बना था, वो बलोचिस्तान अलग हो रहा है, पख्तूनख्वा में आपको पता है जो तहरीके तालिबान वहां पे है, और सिंध में जहां बहादुर लोग हैं, और सिर्फ कन्फाइन है जो आपने कहा कि ये खुद ही जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ये चाहे न्यूक्लियर होगा, न्यूक्लियर वेपन्स ये जब चलते हैं तो सबसे पहले वही तबाह होता है जो चलाता है, क्योंकि इसकी रेडिएशन जब दूसरों पे चलाएगा पहले वही होगा। हाँ क्योंकि हमारे बॉर्डर बड़े नजदीक हैं, ये थोड़ा है कि US से अमेरिका ने फेंका जापान पे जाके, ये तो रेडिएशन अगर कोई होगी, कोई इसका इफेक्ट होगा तो बहुत क्लोज। और मैं एक और बात बता दूं, इसका जूस, अगर एक बात आई मार्केट में, ये भी एक चर्चा है कि अगर न्यूक्लियर जो थ्रेट था, जो बड़ा एप्रीहेंड कर था, जो एक वजह बनी सीज फायर की कि उन्होंने, तो मुझे लगता कि कोई एम्बेसी
जो दिल्ली में थी, जहां वो उसकी कोई वहां उसके जो एम्बेसी के लोग थे वहां पे रहते। मुझे लगता है कोई एम्बेसी और कोई एडवाइजरी नहीं थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बिगड़नी। ये एक कहानी गढ़ी गई है, लेकिन अच्छा है। और हमारी कोई लड़ाई सीज फायर जो आगे हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई नहीं थी जो ना ही पाकिस्तान से, ना ही उसकी आर्मी की एस्टेब्लिश और ना ही सिविल पॉपुलेशन, और कंटिन्यूटी रहेगी किसके खिलाफ? टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ वो अभी भी रहेगी। और उसका जो लड़ाई होगी, एक तो हथियारों से लड़ेगी जैसे मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, और दूसरा हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जैसे आप। तो मैडम उसके बाद में हमें ये बताइए कि अगर ये टेररिस्ट जो एक्टिविटी है इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन से जो अल्टरनेटिव अदर देन ये जो मिलिट्री जो अटैक है, अनलेस एंड अनटिल कोई और बात नहीं होती, कोई पहलगाम या दूसरा अटैक नहीं होता, हमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा आगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आज भी जो है वो कंटिन्यू है, सिर्फ हमने उसको जो है एक ट्रू स्पिरिट में डाल दिया। इट्स लाइक ए ट्रू स्पिरिट कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर को हमने जो है वो सीज फायर के थ्रू अभी सिर्फ रोका है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप ही यही है। ये जो डिप्लोमेटिक एक्ट है अदर देन मिलिट्री अटैक, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा सर, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो एक 360 व्यू जो है उसको हम आज यहाँ पे कवर करते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को समझ आ सके कि सीज फायर होने के बाद का मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ अब अच्छे रिलेशंस कर रहे हैं। हम डिप्लोमेटिकली किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो हर तरीके से अटैक कर रहे हैं, वो मैं उनको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा वो यही रहेगा कि जितने भी पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस है उनको जो है वो कंटिन्यू ना किया जाए, उनको जिस तरीके से सस्पेंड किया है, खत्म किया है, वो वैसे ही रहे। क्योंकि ये चीज सर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसे। वहां की इन्फ्लेशन ऑलरेडी आप देखिए कि वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है इस टाइम पे। वहां पे जो करेंसी की जो डेप्रिसिएशन जो है वहां कंट्री की उनके करेंसी की, वो बहुत ज्यादा, एज यू ऑलरेडी सेड कि 200 से 234 जो है इस टाइम पे उनकी जो है वो करेंसी है इन कंपैरिजन टू डॉलर, अमेरिकन डॉलर। ये जो इकोनॉमिक सेटबैक पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा सर जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका एबियंस में जाने, हाँ, उसका एबियंस में जाने का मतलब ही यही है सर कि उनके बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडस की जो हमारी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके ऊपर है, तो उस पे भी बहुत उनको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। राइट सर, उस पे भी मैं आ रही हूँ कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट होंगे, और अगर किसी कंट्री की एनर्जी में इम्पैक्ट होता है तो वो फर्दर डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स को जो है वो इम्पैक्ट करता है। इसके बाद उनका इरिगेशन सेक्टर इम्पैक्ट होगा, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्ट होगा, और एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, वहां पे बैकबोन है वहां की। तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग तो वहां पे वैसे भी नहीं है, बाकी सर्विस सेक्टर तो वहां पे वैसे भी नहीं है, तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से वहां पे इम्पैक्ट होगा। और इकोनॉमिकली जो है इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हर तरीके से घेर रहा है। अब बात आती है कि सर अगर मैं आपको बात करूं कि इस सारे ये जो वहां पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं, उनको वहां की गवर्नमेंट जो है वो जो है वो सहारा देती हैं, और वहां की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा डोमिनेटेड है बाय द पंजाबी पीपल। वहां के जो पंजाबी लोग हैं सिर्फ वही डोमिनेट करके रखते हैं गवर्नमेंट को। तो उसका इन्फ्लुएंस ये पड़ रहा है सर कि वहां पे एथनिक लड़ाई सबसे ज्यादा है। जैसे आप बलूचिस को देखिए, वो अपने आप को एक अलग एथनिक ग्रुप जो है वो कंसीडर करते हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पीओजेके के लोग ज्यादातर जो है वो पहाड़ी से, वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग देखते हैं। और बांग्लादेश के जो लोग, जो पहले पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान था, उन्होंने भी, वो भी कहते थे कि हमारी एथनिसिटी डिफरेंट है उनसे, इसीलिए हमें अलग किया जाए, और वही रीजन है कि बांग्लादेश अलग हो गया। तो दैट मीन्स पाकिस्तान में रिलीजन से ज्यादा एथनिसिटी की जो है वो लड़ाई है। अगर सर हम उनकी सोसाइटी की बात करें तो उनकी सोसाइटी अगर आप
अगर आप देखेंगे तो वहाँ माइनॉरिटीज की, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे माइनॉरिटीज की बहुत बुरी हालात है, वहाँ पे माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया जाता है। व्हेन आई एम सेइंग माइनॉरिटीज, तो दैट डजंट मीन कि मैं सिर्फ हिंदूज की बात कर रही हूँ। वहाँ पे रहने वाले सिख्स, वहाँ पे रहने वाले क्रिश्चियंस, वहाँ पे क्रिश्चियन, रहने वाले बुद्धिस्ट, जैन्स, शिया, पारसीज, हिंदूज, सबको प्रोसिक्यूट किया जाता है। इसी वजह से वो सारे माइग्रेट होते हैं ज्यादातर इंडिया की तरफ। और आपने देखा होगा जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो था, अच्छा, वो इन्हीं लोगों को 19, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो है वो यहाँ पे लाया है। तो दैट मीन्स इंडिया जो है वो इन लोगों को, वहां पे बैठी हुई माइनॉरिटीज को भी इंडिया में जो है वो राइट्स देने की बात करता है। सर इसके अलावा अगर हम इनकी सोसाइटी की बात करें तो इनकी विमेन की जो कंडीशन है, सबसे प्लीज, डिप्लोरेबल कंडीशन जो इस टाइम पे है, अगर किसी भी जगह पे विमेन की है तो वो पाकिस्तान में है सर। वहां पे पॉलीगैमी जो है वो इतना खतरनाक तरीके से फैल रहा है। नंबर ऑफ जो वहां पे जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, एक विमेन के ऊपर 4-4, 5-5 बच्चों का बर्डन है वहां पे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकली आप देखिए एक विमेन के लिए ये विमेन को उठने ही नहीं देते वहां पे। विमेन एम्पावरमेंट तो बहुत बड़ी, बहुत दूर की बात है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि विमेन उस एरिया में जा रही है जहां पे मेन पहले जाते थे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी जो इस टाइम पे जो अटैक पाकिस्तान पे के जो हमने मिलिट्री बेस पे किया था, उसमें सोफिया कुरैशी जो है वो स्क्वाड्रन लीडर जो है, उनकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि इंडिया आज विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करता है और पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की बात तक नहीं हो रही है। वहां की जो सोसाइटी है उसने विमेन को इतना ज्यादा जो है वो वहां पे बर्डन आउट करके रखा हुआ है। इसके बाद सर अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो आप देखिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलरिज्म की बात करता है। इंडिया में बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। तो साइकोलॉजिकली हमारे लोग यहाँ पे फ्रीडम फील करते हैं, लिबर्टी है यहाँ पे अपने रिलीजन को फॉलो करने की। इंडिया स्टेट जो है वो कहता है कि मुझे किसी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए सारे रिलीजन एक हैं। इंडिया का जो एक जैसे, सेक्युलरिज्म है वो मोर ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, which states that every religion is same, या every religion is same in the eyes of the government। गवर्नमेंट की नजरों में सब रिलीजन जो है वो एक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर्स। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को डिक्लेयर करता है इस्लामिक स्टेट। दैट मीन्स पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन है और वो है इस्लाम। और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना ज्यादा है उन लोगों पे कि यही रीजन है कि वो लोग इतने इंडोक्ट्रिनेटेड हैं, वो बाकी रिलीजन के लोगों को बर्दाश्त ही नहीं करते और वो रिलीजन के नाम पे लोगों की किलिंग कर रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप देख सकते हो पाकिस्तान में कितना ज्यादा है। इसके बाद सर अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी वहां पे हुई ही नहीं है। पॉपुलर सोवरेनिटी का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ का वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, उस तक को वहां पे जो है नल एंड वॉइड कर दिया जाता है जुडिशरी की बातों को। तो आप ऐसी कंट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना जहाँ पे जो स्टेट ऑर्गन्स को चलाने के जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वहां पे कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव की स्टेबिलिटी है, ना लेजिस्लेटिव्स की कोई स्टेबिलिटी, और ना ही वहां की जुडिशरी की स्टेबिलिटी है। तो अगर हम पाकिस्तान को 360 व्यू में देखें तो वहां एथनिक लड़ाइयां हैं, वहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, वहां पे सोसाइटी में वुमेन का रोल जो है वो बहुत नॉमिनल रोल है, वहां का यूथ जो है वो इंडोक्ट्रिनेटेड है और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी आई ही नहीं। तो ऐसी कंट्री से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी कंट्री जो भी पैसा लेगी वो ऑब्वियस है सर कि वो किसी की तबाही के लिए उस पैसे को यूज करेगी, उस पैसे को वो सही ढंग से यूज करना, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड को इससे ज्यादा और कोई सबूत देने की इंडिया को जरूरत है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ही यूज किया जाएगा। हाँ जी सर। तो जो आपने बातें कही हैं बिल्कुल ये सभी को मालूम होने चाहिए और इस पे खासकर हर एक जो हमारा सिटीजन है, देखिए होता क्या है, हमें जो इंटरनल सिचुएशन है जो पाकिस्तान में है, जो आपने कहा इथनिक जो एक आप कह सकते हो टकराव है, और अब पर्टिकुलरली सभी का अगेंस्ट जो पंजाबी डोमिनेंस है।
ये जो पख्तूनवा के लोग हैं, जो खैबर पख्तूनवा के बलोच हैं, उनके ड्रेस कोड देखिए, चाहे वो लेडी है, वो एक ट्रेडिशनल टाइप के आपको मिलेंगे। आई एम नॉट टचिंग रिलीजियस, जो उनका पहनावा, उनका खाना पीना, उनका सब रह रहा बड़ा एक ट्रेडिशनल सा है, जो हमारे लोगों का है। कौन से? जो पहाड़ी हैं, जो अरेस्ट वाइल स्टेट का, जो हमारी स्टेट थी, और उसका दूसरा हिस्सा जो पीओ के पास है, पीओ जेके, और जो इस साइड का है वो पहाड़ी है, एक जैसे लोग हैं। तो जो ये वाले लोग हैं जो डोमिनेंस रखना चाहते हैं, जैसे बंगाल के लोग अलग हो गए क्योंकि उनपे उर्दू ठोपा जाता था, वो बंगाली उनकी लैंग्वेज थी, उनका पहनावा अलग था। तो आपने देख लिया उनके साथ कितना जुर्म हुआ, और फिर मुक्ति बहानी, कई बहानी बनी, और फिर जो वहां पे आजादी की बात हुई और इंडिपेंडेंट एक बांग्लादेश बना। तो वैसा ही बलूचिस्तान में हो रहा है, पख्तूनवा में हो रहा है, और वैसे ही सिंध, उनसे वही सलूक हो रहा है। तो मैं आ जाता हूं वापस एक और बात पे कि जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है, जैसे आपने कहा, मैं ये अभी बात पूछना चाहता हूं प्रीति मैडम से। अब बात करते हैं तान के लोग हैं, और पर्टिकुलरली जो पीओ जेके के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनको हम क्या इनमें अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि ये हमारी डेमोक्रेसी, जो आपने कहा जहां कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट चलता है, और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की, चाहे हमारी इकोनॉमिक सोशलिज्म है, जहां हमारा जहां पॉलिटिकल सोशलिज्म की बात होती है, और जहां जो आपकी सेकुलरिज्म की बात जो आपने जिक्र किया, मैं कहता हूं ठीक है इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वहां पे भी डेमोक्रेसी है, 3 अंग तो वहां पे भी हैं। और एक और मैं बात बता दूं आपको, चाहे इस्लामिक स्टेट बन गया, तो आपको जिन्ना साहब की स्पीच को याद करो, उसने कहा था कि जो मिनॉरिटी जहां पे रह गई, देखिए जो 2 नेशन थ्योरी वर्चुअली या रियल स्पीकिंग ये इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। अगर देखोगे सिर्फ पंजाब का बंटवारा हुआ और बंगाल का बंटवारा हुआ, जो एक आप कह सकते हो, जो फिर उन्होंने कहा, मैं वापस आता, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास मिनॉरिटी रह गई है, जो उसमें सिंध में थे, और काफी उसकी तादाद जो अब बिल्कुल कट के निग्लिजिबल हो चुकी है। सिस्टम है, इलेक्टोरल प्लस है, वहां पे सिंध से या दूसरे जगह से सिख भी पार्लियामेंट में आते हैं, असेंबली में आते हैं, और हिंदू भी आते हैं, और भी आते हैं। तो लेकिन जो डोमिनेंस रहती है वो फिर आर्मी की रहती है। ये लोगों को वहां के समझना पड़ेगा, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा, वहां की जुडिशरी को समझना पड़ेगा, और खासकर जो पीओजे के, क्योंकि हमारा जो रेजोल्यूशन है 1994 का, हम ये चाहते हैं कि ये जो पीओजे के लोग गिलगित बल्तिस्तान के अरेस्ट बाय, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, प्रिंसली स्टेट थी, जो एक टाइम पे असेशन हुआ था, जिसमें वो दोबारा वापस इंटेग्रेट हो, और जो पाकिस्तान है, तो मुझे नहीं लगता ये इंटेग्रेट रह जाएगा, चाहे आसिम मुनीर कितनी भी कोशिश कर ले, आर्मी को रेडिकलाइज कर ले, लोगों को रेडिकलाइज कर ले, वो मुल्ला बुला के आर्मी को वो जितने मर्जी रिलीजियस डिस्कोर्स कर दे, जो इथनिसिटी है वहां पे, जो लोग अपने आप को बलोची कहता है, सिंधी कहता है, और वो पठान कहता है, और जो दूसरा है पंजाबी कहता है, तो वो वाली चीजें जो चाहे इस्लामिक आपने वहां पे हुकूमत बना ली, लेकिन साथ में डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल करना चाहिए। यही इंटरेस्ट है कश्मीर के लोगों में, जम्मू कश्मीर के जो उस साइड पे हैं, और वैसा ही जो पाकिस्तान के लोग हैं। तो मैडम थोड़ा और एक्सपेंड करें, फिर हम 45 मिनट हो गए, फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। बिल्कुल सर, जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम होता है सर, उसमें 3 तरीके की गवर्नमेंट्स हैं। थियोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं जिनका एक रिलीजन है, एथिस्टिक गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि एंटी रिलीजन होती हैं, और सेक्युलर गवर्नमेंट होती है जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, नो रिलीजन।
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो इन चीजों पे नहीं चलती। कंट्री की डेवलपमेंट चलती है कि आप किस तरीके से अपनी कंट्री के लोगों को की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी फ्रीडम उनको दे रहे हैं, उनको लिबर्टी दे रहे हैं। आप अगर देखिएगा कि अगर हम पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वहां पे मल्टी एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, लेकिन वहां पे जो डोमिनेंस रहती है सर वो हमेशा रहती है पंजाब की पंजाबियों की जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा रहती है। और डोमिनेंस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ आर्मी की बात कर रही हूँ कि आर्मी जो है, जैसा आपने कहा कि वहां पे डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है रूल ऑफ पीपल, बट वहां रूल ऑफ पीपल तो होता ही नहीं है, वहां पे तो आर्मी का रूल चलता है। तो वहां के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी अब कि क्या आर्मी के हाथों में जो ये जो पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये जो मार्शल लॉ वहां पे हमेशा लगा रहता है, मिलिट्री लॉ लगा रहता है, क्या इससे उनके लोगों की कोई डेवलपमेंट हुई भी है या नहीं हुई है? मेरे हिसाब से अगर हम पाकिस्तान को आज हम देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सी थियोक्रेटिक स्टेट्स है सर, छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो थियोक्रेटिक है, जो कि एक रिलीजन पे चलने वाली हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से कहीं आगे हैं आज। पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की बुरी हालात है, वहां पे जो न्यूट्रिशन है वहां पे बुरे हालात है, फ्रीडम की अगर हम बात करें वहां पे जो मीडिया फ्रीडम है उसमें बुरे हालात हैं। तो आप किस तरीके से ऐसी कंट्री जो है वो कब तक बाकी कंट्रीज से लोन लेके अपने लोगों को पालेगी? तो जबकि पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बहुत से मिनरल्स, बहुत से मेटल्स, बहुत सी चीजें हैं। इनफैक्ट आपने सुना होगा अभी तो वहां पे एक गोल्ड की खदान भी मिली है, लेकिन वो लोग बलूचिस्तान जो में। हैं इंडस के अराउंड जो है वहां पे गोल्ड की खदान मिली है सर, एक माइन गोल्ड की मिली है, रादर देन कि वो उन चीजों को किस तरीके से यूटिलाइज करें अपनी अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो उन चीजों का भी यूटिलाइज जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। तो ये एक चीज जो है वो वहां के लोगों को समझनी पड़ेगी। और जब जो एथनिक ग्रुप इस चीज को समझने लगता है वो पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश करता है। सबसे पहले बांग्लादेश ने, जो हमारे बंगालीज थे, उन्होंने अपने आप को अलग किया। सेम अभी बलूचिस्तान के लोग जो है वो कर रहे हैं। वहां पे तो इंटीरियर में सर इंटरनल बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के। उसके अलावा पीओजेके के लोग अगर सर आप देखेंगे वहां पे तो हर दिन एक रेवोल्यूशन जो है वो चल रही है कि पीओजेके को जो है वो इंटीग्रेट किया जाए, उसको अलग किया जाए, इंडिया का पार्ट है वो। तो आप गिलगित देखिए कि बल्तिस्तान को ये, भी ऐड कर लो। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान को, हाँ गिलगित बल्तिस्तान गिलगिट को भी ऐड कर बल्तिस्तान लो को भी आप। हम मैं उसी पे आने वाली थी कि वहां पे भी एक रेवोल्यूशन चल रही है। तो सर ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस है ये प्रूव करती है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटियल, साइकोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो सही नहीं है, इसीलिए लोग उस कंट्री से अलग होना चाहते हैं। लेकिन आज भी मैं आपको यही बात बोलूंगी कि दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान के लोग अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वो कर लें कि एक इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव था इस बार पाकिस्तान को टारगेट करने का, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस था। लेकिन अगर उसमें भी पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है तो अगर इंडिया फुल फ्लेज्ड वॉर वहां पे डिक्लेयर करता है तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, ये वहां के लोगों को समझना चाहिए। तो अपने लोगों को इंडोक्ट्रिनेशन से बाहर निकाल के अपने यूथ को जो है वो पोटेंशियल उनका रिकॉग्नाइज करना। इंडिया, आप देखिए इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जब स्पीच देते हैं तो वो कहते हैं हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है वर्ल्ड में, हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और वहां के लोग जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि रिलीजन रिलीजन के बेसिस पे कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकता, उनका कल्चर एक नहीं। सर वो आज भी 1947 की ही दुनिया में रह रहे, जब वो जो पीछे मैं 1947 में जो वो बोल रहे थे वो आज भी वही बोल मेडिवल रहे एज हैं। में। राइट, जो 1947 में जिस बेसिस पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना था वो आज भी वही वही बात कर रहे हैं। तो ये आज चीजें जो यूनाइट है, करने के लिए, राइट, आज तो यूनाइट करने के लिए। ये चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो आज भी 75 साल पुरानी आइडियोलॉजी है। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेज में आते हैं तो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, वो ग्लोबलाइज्ड होने की बात करते हैं। तो यही डिफरेंस है सर, इस डिफरेंस को इंडिया के लोगों को भी समझना पड़ेगा जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि आज इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो
ये जो माइंडसेट है, ये जो आइडियोलॉजी है, जब तक ये चेंज नहीं होगी तब तक हम अपनी पाकिस्तान की जो जनता है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट्स है, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ डेवलपमेंट की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक राइट टाइम है कि पाकिस्तान के लोगों को आईना जो है वो दिखा दिया है इंडिया ने इस बार। इंडिया का डिफेंस सिस्टम, चाहे वो हमारी जो यहाँ से मिसाइलें जब हमारी जाती हैं तो वो सीधे प्रिसिशन अटैक करती हैं, और उनके और जब वहां से ड्रोन्स आते हैं तो उनको हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो खत्म कर देता है। तो हम कर उनको ये देते अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मिलिटरीली वो कहीं से भी इंडिया के इक्वल नहीं है, इकोनॉमिकली वो कहीं से भी इंडिया के इक्वल नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में वो कहीं से भी इंडिया के इक्वल नहीं है। तो जब आप इक्वल नहीं होते हैं तो उस टाइम पे आपको जरूरत है कि आप अपनी ग्रोथ के बारे में और अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचें, रादर देन आप एक इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स से लड़ने के बारे में सोचें। तो ये राइट टाइम है कि अपने तो डिसीजन मेकर्स के ऊपर क्वेश्चन अराइज कीजिए। बिल्कुल। और जो मैं ऐड कर देता हूं कि जब भी आपकी इलेक्शन होती है, जब इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जो पाकिस्तान में होता है, जब यूजेके में होता है, गिलगित बल्तिस्तान में, तो उस वक्त केयरफुल रहना चाहिए कि हम कौन सी पॉलिटिकल जो है पार्टी है इसको हुकूमत में लाएंगे। और मैं एक बात कह दूं, शॉर्ट में, कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत आ जाए तो जो आपने पहले भी कहा या हमने पहले डिस्कस किया, तो वहां पे डोमिनेंस किसकी चलेगी? वो आर्मी की चलेगी, आईएस की चलेगी, आईएसआई की। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की हो, वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट की हो। और आगे एक और बात ऐड करना चाहता हूं दो में, इसमें जो बातें हो रही हैं हमारे जो एक पब्लिक डोमेन में हमारे बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोग भी यहाँ के चाहते हैं दो चीजें। एक तो दो कंट्री ने सपोर्ट किया है डायरेक्ट, एक तुर्की ने और दूसरा चाइना ने। तुर्की के साथ जो हमारा टूरिज्म, जो टूरिस्ट है यहाँ से जाता है, वो लोगों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया है। वो सारे जो टूरिस्ट जो एक डेस्टिनेशन होती थी तुर्की और जो अजरबैजान की तरफ, सारों ने अपनी कैंसिल करवा दी। और जो उन्होंने ड्रोन वगैरह जो भेजे हैं और डायरेक्ट वो, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ऑटोमन अंपायर, वो लीडर बनना चाहता है। वो पुराना जो उस्मानिया का होता था, वो एक अपने आप को वो कहता है कि मैं, कि जब उसका सूट बूट या दूसरा उसका ड्रेस कोड देखिए, और वो नाटो का मेंबर है, जो तुर्की है वो नाटो का है, और जो इस्लामिक कंट्री है 57, कोई रेस्क्यू नहीं आई पास। तो एक बात जो है संदूर कंटिन्यूटी में है, टेररिज्म की लड़ाई हमारी कंटिन्यूटी में है। और जहां कभी भी जब सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी और यूनिटी भी मैं इंक्लूड कर देता हूं, कभी भी किसी ने ब्रेक करने की कोशिश की अंदर से बाहर से, तो फिर यही ऑपरेशन सिंदूर दोबारा रिवाइव होगा, रिस्टोर होगा। तो प्लीज आप ऐड करें, फिर हम ऐड करेंगे। आप ही कंक्लूड करो। मैंने बिल्कुल अपनी सर, बात रख दी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत इलेबोरेटिव तरीके से समझा दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बेसिकली कंटिन्यू रहेगा, और कोई भी एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा अगर दोबारा कोई टेररिस्ट अटैक होता है, और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हम सिर्फ उसको सीज फायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी इंटरनल कंडीशंस होती है सर, जिनके बारे में मुझे लगता है हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं और उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने सीधे बताया था कि ये इस तरीके के एक्ट जो है वो पाकिस्तान को ही एक दिन आके जो है वो तबाह कर देंगे। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ने हमें जो है वो सीधा एक मैसेज दिया है कि टेरर और बातचीत वो इकट्ठे नहीं चल सकती। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ डिसीजन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे वो ले रहे हैं, और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो लिए जाएंगे। तो ये एक डायरेक्ट मैसेज जो है वो पाकिस्तान के लिए है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, और मेरे ख्याल से एज ए इंडियन वी शुड रिस्पेक्ट दीज डिसीजंस, बिकॉज जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उन पे ज्यादा बात
पब्लिकली हमें नहीं करनी चाहिए और गवर्नमेंट के एक्यूमेंट पे, गवर्नमेंट के जो डिसीजन मेकिंग पावर है उस पे हमें बिलीव करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, सर। क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, और जो ऑपरेशन की बात कहते हैं, हम कहते हैं हमारा ये एक मिशन रहेगा। मुशीन संदूर, संदूर तक नहीं होगा, हर एक हमारे यहाँ पे संदूर भी उतनी कीमत है जितनी सुहाग की है। संदूर और सुहाग बराबर में रहेगा, और इनकी प्रोटेक्शन जो हमारा कंट्री का सिटीजन होगा, कोई भी होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस कास्ट, जैसे उसका संदूर और सुहाग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए 1 घंटा हो गया है। तो मैडम Yes. प्रीति आपका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम।